गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज हम फिर से कुछ नई करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की टॉप करंट अफेयर्स को। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इसकी पीडीएफ अगर पानी है तो आपको क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आना है। वहां पर इस करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ एज वेल एज आपका जो भी क्विज है वो सब वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज है 25 मई, संडे का दिन है और आज की टॉप करंट अफेयर्स को बेटा हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें भैया, फाउंडेशन बैच की सीटें फुल हो रही हैं। लिमिटेड सीट के साथ हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। तो जिन भी बच्चों को फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं बेटा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन बैच की लास्ट फाउंडेशन बैच की अगर हम बात करते हैं तो फाउंडेशन बैच की सीटें बहुत ही लिमिटेड है ना। और जिन भी बच्चों को लेना है तो उसको एडमिशन ले सकता है। नीचे हुए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी क्वायरीज है तो वो अपनी क्वायरीज भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बेटा टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। हु प्रिसाइडेड ओवर द 16th एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रतियोगी आयोग के 16वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करने की कौन पहुंचा? तो कौन पहुंचा भैया? निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और ये इस मौके पर पहुंची। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एनुअल डे सेलिब्रेशन है उसके 16वें एनुअल डे सेलिब्रेशन का इनॉर्गेशन करने के लिए कौन पहुंचा? तो निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, बजट यही पेश करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इंडियन स्टेट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट ऑन मई 2020? तो बेटा मिजोरम, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। मिजोरम भारत का फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है। मिजोरम के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स फुल्ली लिटरेट घोषित किए जा रहे हैं। तो उनकी भी लिस्ट आ गई है, मैं आपके साथ उसकी लिस्ट को शेयर करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे? बेटा इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे हर साल हम 22 मई को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। और इस बार की इसकी थीम क्या है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट, नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो बेटा इसकी जो थीम है यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी, हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ मच मनी हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्यूज इनटू द बैंकिंग सिस्टम सिंस दिसंबर 2025? तो भैया आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है और उसने कितनी मनी इन्फ्यूज कर दी है बैंकिंग सिस्टम के अंदर दिसंबर 2024 से? मतलब पिछले 6 महीने का मोटा मोटा हिसाब पूछ रहा है कि कितने पैसे यहाँ पर इन्फ्यूज कर दिए गए हैं। तो 5 लाख, 8.57, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। तो बेटा 8.57 लाख करोड़ इन्फ्यूज कर दिया है आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में। बेटा अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकर्स बैंक है ना, बैंक जितने बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। 1935 में बना था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके करंट गवर्नर कौन है? ठीक है, करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा बेटा, संजय मल्होत्रा इसके करंट गवर्नर है। और अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, किसकी बेटा? आरबीआई की बात करते हैं तो किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई फॉर्म हुआ था? तो याद रखिएगा रॉयल कमीशन, है ना, याद रखिएगा रॉयल कमीशन, या इसी का दूसरा नाम है हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन।
है ना, ये दोनों सेम है। इनके कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये फॉर्म हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आरबीआई को नेशनलाइज हमने 1949 में इसे क्या किया था बेटा, नेशनलाइज मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ठीक है। आरबीआई की पैरवी करने के लिए कौन सा इंडियन ने सबसे पहले इसकी डिमांड करी थी? आरबीआई जैसे बैंक की डिमांड करने वाला पहला इंडियन कौन था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि मनी सिस्टम और करेंसी सिस्टम को सही करना है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज ऐसी बननी चाहिए आरबीआई जैसी, ठीक है। तो सबसे पहले किस इंडियन ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी? तो बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। आरबीआई आजकल बड़ा न्यूज में है, अभी पेपर में न्यूज आई है कि आरबीआई ने 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये सारी न्यूज लगातार चल रही है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट, है ना? तो भैया कितना एक्सपेक्टेड ट्रांसफर कर दिया है आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर 3.5 टू 4 लाख करोड़, ठीक है। आरबीआई ने कर दिया किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। आरबीआई के बारे में मैं बता चुका हूं, भूलिएगा नहीं, कब बना और करंट गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए, विच ग्लोबल फ्रेमवर्क इज रिफर्ड टू एज द बायोडाइवर्सिटी प्लान, है ना भैया? देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि विच ग्लोबल फ्रेमवर्क इज रिफर्ड टू एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्लान, है ना? पेरिस एग्रीमेंट, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएन क्लाइमेट अकॉर्ड। देखो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ना? और क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए है ना? इसमें बचा क्या? अगर हम बायोडाइवर्सिटी प्लान की बात करते हैं इंडिविजुअल, तो इसमें आ जाएगा कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं तो ये फ्रेमवर्क जो है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए बात करता है 2030 तक, है ना? और इसके अंदर 4 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं बेटा? 4 गोल्स हैं और 23 डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं, जिसके तहत क्या करना है हमें? हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा हो रही है ना? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का मतलब क्या है कि सिस्टम से फ्लोरा और फौना की जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है उनका एलिमिनेट हो जाना। और अगर सिस्टम से इस तरह की स्पेसीज एलिमिनेट होती है तो फूड चेन इफेक्ट होती है हमारी, और फूड चेन इफेक्ट होगी तो हमें को दिक्कत आएगी। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बेटा बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसका मेन मोटिव ये है कि क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्या करना है? कम करना है। 2030 तक का इसका टारगेट है, ठीक है। तो इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोज वॉट रिकॉर्डेड इन अप्रैल 2025? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में भारत के मुख्य क्षेत्र के उत्पादन वृद्धि का कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो भैया कोर सेक्टर इंडिया के 8 है। उन 8 सेक्टर में जो अप्रैल का डेटा आया है उसमें कितनी रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाई गई है? 0.5, 1.2, 2.53, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ दिखाई गई 0.5% है इस बार की, याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, 8 कोर सेक्टर कौन से हैं हमारे, उनका क्या आप कमेंट में नाम बता पाओगे? जल्दी से बताइए बेटा, लिखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। हाँ, अब आते हैं ये क्वेश्चन पर। व्हाट इज द लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड फॉर द मिजोरम इन 2025? है ना भैया, मिजोरम की लिटरेसी रेट कितनी है? 98.2 है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। मिजोरम हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द कंट्री फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट अचीविंग द टोटल लिटरेसी 98.2, ठीक है। और उसके बाद अगले नंबर पे आता है तुम्हारा लक्षद्वीप 97.3% के साथ, है ना? लक्षद्वीप, ठीक है। और उसके बाद आता है नागालैंड, है ना बेटा? नागालैंड की अगर हम बात करें तो 95.7%। और उसके बाद आता है केरला, है ना? केरला एक टाइम पे नंबर 1 पे था, लेकिन अब वो आ गया है नंबर 4 पर। तो याद रखिएगा, ये टॉप नेशंस हैं लिटरेसी के मामले में। नया डेटा आया है तो इस डेटा के हिसाब से ध्यान रखिएगा। उल्लास स्कीम को याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ लिटरेसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग इन मिजोरम?
है ना भैया। मिजोरम ने अगर इतना बढ़िया डेटा अचीव किया है तो किस लिटरेसी प्रोग्राम की मदद से किया है, तो उसका नाम है उल्लास, नव भारत सशस्त्र कार्यक्रम। इसमें 15 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना, उनको पढ़ाना, ये सारे कार्यक्रम इसमें शामिल हैं और इसी के तहत मिजोरम ने हाईएस्ट लिटरेसी अचीव की है अपने, है ना। इसे ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मेन फोकस, है ना, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ आरबीआई रिसेंटली लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्ट्रेटेजी, है ना। आरबीआई का देखो, आरबीआई आज के सेशन में हमने आरबीआई पे ज्यादा फोकस किया है बिकॉज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इधर कुछ ज्यादा हो रही हैं, है ना, जिसके चलते हमें थोड़ा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा, है ना। तो व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द आरबीआई रिसेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्ट्रेटेजी, है ना। तो भैया आरबीआई की लिक्विड इन्फ्यूजन स्ट्रेटेजी का मेन फोकस क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है, ऑप्शन है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, reducing cash infusion after injecting 100 billion dollar, expanding credit availability, strengthening foreign exchange reserve। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो क्या, रिड्यूसिंग द कैश इन्फ्यूजन आफ्टर इंजेक्टिंग 100 बिलियन डॉलर। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह के, आरबीआई के बारे में भी बन सकता है और आरबीआई की जो पॉलिसीज चल रही उससे भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, टॉप करंट अफेयर्स के जो 10-10 क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो बनाकर आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, अगर इस तरह के वीडियोस आपको और देखने हैं तो हमारे पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, हर मंथ के हिसाब से प्लेलिस्ट पड़ी है। अपने करंट अफेयर के सेगमेंट को अच्छा करने के लिए आप उन प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।